वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे यूपी पुलिस का एग्जाम जो कि होने वाला है उसका जीके जीएस का क्वेश्चन। दोस्तों, इस सेट में हमारे द्वारा टॉप 50 क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्रीवियस ईयर को पेपर को देखते हुए हमारे द्वारा ये सेट तैयार किया गया है और इससे आपके एग्जाम में लगभग 10 से 15 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो दोस्तों, यह टोटल 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश को टच करती है। वे कौन कौन से हैं, यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि यूपी का जो सीमा है कुल 9 यानी 8 राज्य और एक यूटी दिल्ली से लगती है। ये राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है और यह आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 1857 के महान विद्रोह में कानपुर से क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था और उनके सेनापति कौन थे? तो दोस्तों, कानपुर से नेतृत्व किया गया था नाना साहेब के द्वारा और उनका सेनापति था तात्या तोपे जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कानपुर से विद्रोह की कमान अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब यानी धोडू पंत ने संभाली थी और उनके मुख्य सेनापति तात्या तोपे रामचंद्र पांडुरंग थे। दोस्तों, ये आपके जो उपनाम है ये भी आपको याद रखना है। हो सकता है आपके एग्जाम में उपनाम से भी संबंधित प्रश्न दे सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो दोस्तों, यह लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 352 के में राष्ट्रीय आपातकाल और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात लगाया जाता है। दोस्तों, इसको आपको ट्रिक के माध्यम से याद कर लेना है। 360 सबसे ज़्यादा रुपया हो गया तो इसमें वित्तीय आपात, 352 राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन जो है बीच में है यानी राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगाया जाएगा। तो इस तरह आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि खट्टे फलों जैसे संतरा, नींबू में पाए जाने वाले विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों, इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से एस्कॉर्बिक रोग होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से मसूड़ों में खून आना और घाव ना भरने जैसे लक्षण दिखते हैं जिसे एस्कॉर्बिक रोग कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसमें महिलाएं सिर पर 108 जलते हुए दिए या तेल के दीपक रखकर नृत्य करती है? तो दोस्तों, वह है चरकुल्ला नृत्य। दोस्तों, आप भी हमारे साथ आंसर करते चले और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि चरकुल्ला यूपी के वज्र क्षेत्र मथुरा वृंदावन का एक बेहद प्रसिद्ध घड़ा नृत्य है। इसमें लड़की के एक पिरामिड नुमा ढांचे पर 108 जलते हुए दीपक रखकर सिर पर संतुलित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में के केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो दोस्तों, यह हुआ था 1935 में और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि आरबीआई की स्थापना
1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर कोलकाता में हुई थी। बाद में 1937 में मुंबई शिफ्ट हुआ। आज़ादी के बाद 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर इसे पूरी तरह सरकारी बैंक बना दिया गया। दोस्तों, ये हिल्टन यंग कमीशन आपको याद रखना है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में फिशिंग हमले से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों, फिशिंग हमले से तात्पर्य है फर्जी ईमेल या वेबसाइट के जरिए यूजर के गोपनीय डेटा यानी पासवर्ड बैंक डिलीट को चुराना। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि फिशिंग एक प्रकार का सोशल इंजीनियरिंग हमला है। इसमें हैकर्स हूबहू असली जैसी दिखने वाली बैंक या सोशल मीडिया की फर्जी लिंक भेजते हैं, जिसमें लॉगिन करते ही यूजर का आईडी पासवर्ड हैकर के पास चला जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है और यह किस पहाड़ी श्रृंखला का हिस्सा है। तो दोस्तों, यह अन्नाईमुड़ी है और अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक, और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अन्नाईमुड़ी दक्षिण भारत और पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर। यह केरल राज्य में अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों, यह स्थित है मेरठ में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर माना जाता है। यह यूपी में मेरठ जिले में हिंडन नदी, जो यमुना की सहायक नदी के तट पर स्थित है, इसकी खोज 1958 में यगदत्त शर्मा ने की थी। तो दोस्तों, ये इसको आपको याद रखना है। आलमगीरपुर गिरता है कहाँ? यज्ञ में। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों, यह किया गया था 1993 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। दोस्तों, आपके 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत हुए हैं, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रशासनिक कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश को कुल कितने मंडलों और जिलों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों, वर्तमान में इसे 18 मंडल और 75 जिलों से विभाजित किया गया है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल 18 प्रशासनिक मंडल जैसे कानपुर, लखनऊ, मेरठ आदि और 75 जिले हैं। जनसंख्या के हिसाब से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल्य कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है और इन्हें किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो मूल्य कर्तव्य जो है दोस्तों, यह लिया गया था सोवियत संघ यानी रूस से और स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। तो इसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। हमारा कर्तव्य है क्या? रूसने का। तो सोवियत संघ से लिया गया है कर्तव्य, और ये कौन सा समिति? तो कर्तव्य है रूसना, और रूसने पर क्या मिलेगा? सोना। तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A के तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि भौतिक विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, या एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों, यह है वाट। शक्ति का वाट होता है, वाट कितनी शक्ति है।
शक्ति की इकाई है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वाट होता है जो जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। जूल बराबर ऊर्जा बटा कार्य का मात्रक, न्यूटन बराबर होता है बल का मात्रक और पास्कल होता है दाब का मात्रक। ये आपको याद रखना है। जूल का ऊर्जा या कार्य होता है, न्यूटन का बल होता है, पास्कल का दाब होता है। ये सब मात्रक हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस लुप्त प्राय वन्यजीव के संरक्षण के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह प्रसिद्ध है एक सींग वाले गेंडे के लिए। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि काजीरंगा नेशनल पार्क दुनिया में 2/3 एक सींग वाले गेंडों का घर है। इसे 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था राजगिरी में और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु के संरक्षण में हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ये दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट है और यह एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु और राजकीय पक्षी क्रमशः कौन से हैं? तो दोस्तों यह हैं बारहसिंगा और सारस क्रोच। ये राष्ट्रीय पक्षी है, राजकीय पक्षी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यूपी का राज्य पशु बारहसिंगा यानी दलदल का मृग है और राजकीय पक्षी सारस या क्रोच है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक है, राजकीय पुष्प की बात करें तो पलाश और टेसू है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो दोस्तों यह शामिल किया जाता है प्राथमिक क्षेत्र में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में गतिविधियां आती है जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होती है, जैसे खेती, खनन। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण उद्योग आते हैं और तृतीय क्षेत्र में सेवाएं जैसे बैंकिंग, शिक्षा, IT आती है। ये सभी बातें आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों फायरवॉल का मुख्य कार्य होता है कि अनधिकृत पहुंच और साइबर हमलों से नेटवर्क की रक्षा करना। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि फायरवॉल एक सुरक्षा प्रणाली है जो आने वाले और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करती है और सुरक्षा नियमों के आधार पर खतरनाक ट्रैफिक को रोक देती है। हमारा अगला प्रश्न है कि दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का स्थायी सचिवालय मुख्यालय कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना जो हुई थी यह हुई थी 1985 में और कहाँ हुई थी? तो काठमांडू, नेपाल में हुई थी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में बनाया गया। इसके 8 सदस्य हैं। कौन कौन? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा प्रसिद्ध सूत्र सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, किस प्राचीन उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों यह लिया गया है मुंडकोप उपनिषद से। तो दोस्तों यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत हुए हैं ये आप हमें कमेंट करेंगे और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक भी करते चलेंगे। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सत्यमेव जयते देवनागरिक लिपि में लिखा गया है और इसे मुंडकोप उपनिषद से संभार लिया गया है। यह सारनाथ यानी वाराणसी के अशोक चिन्ह स्तंभ पर अंकित है। हमारा अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाने और उसकी अध्यक्षता करने का अधिकार क्रमशः किसके पास है? तो दोस्तों यह है राष्ट्रपति के बुलाते हैं और लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी साधारण विधेयक पर विवाद होने पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है जो पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है? तो दोस्तों यह स्थित है गोमती नदी के किनारे। लाख रुपया होगा आदमी के पास तो वो घूमने जाएगा गोमती नदी के किनारे। इस तरह आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। यहाँ पे व्याख्या देखेंगे कि लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर जैसे प्रसिद्ध शहर गोमती नदी के किनारे बसे हैं। यह नदी मैदानी भाग यानी पीलीभीत की फुलहर झील से निकलती है और गाजीपुर के पास गंगा में मिल जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ मानव शरीर में बहने वाले रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है और इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों इसकी प्रकृति होती है हल्का क्षारीय और पीएच मान होता है 7.4। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। चूंकि यह 7 से अधिक है इसीलिए इसकी प्रकृति हल्की क्षारीय होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजन वर्ष कहा जाता है क्योंकि इस दौरान देश की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक हो गई थी? तो दोस्तों यह कहा जाता है वर्ष 1921 को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1911 से 21 के दशक में महामारी जैसे इन्फ्लुएंजा और अकाल प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत की जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई थी, इसीलिए 1921 को महान विभाजन वर्ष माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज नामक कालजयी पुस्तक के लेखक कौन हैं जिसे उन्होंने अहमदनगर किला जेल में रहते हुए लिखा था? तो दोस्तों यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू की लिखी गई पुस्तक। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1942 से 45 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अहमदनगर जेल में बंद रहते हुए अंग्रेजी में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी जो भारत के इतिहास और संस्कृति का विस्तृत दस्तावेज है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसके तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो दोस्तों यह दिया गया था 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में और 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 73वें संविधान संशोधन के जरिए भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती किया गया और संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें पंचायतों को काम करने के लिए 29 विषय दिए गए थे। ये सारे के सारे फैक्ट आपको याद रखना है, इससे 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 1757 में लड़ा गया प्लासी का युद्ध जो प्रसिद्ध युद्ध है किनके बीच हुआ था जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी? तो दोस्तों यह हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्लासी यानी पश्चिम बंगाल में युद्ध हुआ था। नवाब के सेनापति मीर जाफर की गद्दारी के कारण अंग्रेज यह युद्ध जीत गए थे। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जो पित्त रस का स्राव करती है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यह पित्त रस का स्राव भी करती है और पित्त रस जमा होता है कहाँ? पित्ताशय में। ये आपको याद रखना है। यहाँ व्याख्या में देखेंगे लीवर मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग और सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह भोजन पचाने के लिए पित्त रस बनाता है जो पित्ताशय में जमा होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक माना जाता है। यह राज्य के किस जिले में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों यह प्रतिवर्ष मेरठ में आयोजित किया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मेरठ का नौचंदी मेला होली के कुछ दिन बाद शुरू होता है। यहाँ एक तरफ नौचंडी देवी का मंदिर है और दूसरी तरफ हजरत वाले मियाँ की मज़ारें हैं जहाँ दोनों धर्मों के लोग बड़ी संख्या में आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है
कि भौगोलिक दृष्टि से पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करता है? तो दोस्तों यह अलग करता है भारत और श्रीलंका को। दोस्तों 30 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और कितने गलत, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पाक जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच स्थित एक जलसंधि है। इसका नाम मद्रास के पूर्व गवर्नर रॉबर्ट पाल के नाम पर रखा गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि साइबर अपराध की दुनिया में उस मालवेयर को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम की फाइलों को लॉक कर देता है और उन्हें खोलने के बदले फिरौती की मांग करता है? तो दोस्तों उस वायरस को कहा जाता है रेनसमवेयर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रेनसम का हिंदी अर्थ होता है फिरौती होता है। यह वायरस कंप्यूटर में घुसकर जरूरी डेटा को ब्लॉक कर देता है और स्क्रीन पर मैसेज आता है कि बिटकॉइन या पैसों के रूप में फिरौती देने के बाद ही फाइलें वापस मिलेगी, जैसे वानाक्राई वायरस। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 1951 में शुरू की गई भारत की पहली पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से किस मॉडल पर आधारित थी और इसमें किस क्षेत्र को सर्वोत्तम प्राथमिकता दी गई थी? तो दोस्तों यह हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी और इसमें प्राथमिकता दी गई थी कृषि क्षेत्र पर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। देश में अनाज की कमी को दूर करने के लिए इसमें खेती और सिंचाई भाखड़ा नागल बांध परियोजना इसी दौरान शुरू हुई पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में वीआईपी सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए गठित राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का गठन किस वर्ष किया गया, जिन्हें ब्लैक कैट भी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो गठन किया गया, यह गठन किया गया 1984 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि वर्ष 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में एक विशेष आतंकवाद विरोधी बल की जरूरत महसूस हुई, जिसके तहत 1984 में एनएसजी का गठन किया गया। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव किसे प्राप्त है और जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी? तो दोस्तों यह गौरव प्राप्त है सरोजिनी नायडू को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारत को किला के नाम से प्रसिद्ध सरोजिनी नायडू वर्ष 1947 से 1949 तक उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। नोट: सुचिता कृपलानी यूपी और देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है द हेग, नीदरलैंड में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यूएनए के 6 मुख्य अंगों में से एक केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ही ऐसा अंग है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क से बाहर द हेग, नीदरलैंड में स्थित पीस पैलेस में है। इसमें कुल 15 जज होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने ब्रिटेन सरकार के नमक कानून के विरोध में प्रसिद्ध दांडी मार्च किस तारीख को साबरमती आश्रम से शुरू किया था? तो दोस्तों यह शुरू किया गया था 12 मार्च 1930 को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ जो है 12 मार्च 1930 को साबरमती से यात्रा शुरू की और 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का खात्मा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों यह वर्णित है अनुच्छेद 17 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अनुच्छेद 17 देश में जाति भेद, भेदभाव और छुआछूत को पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित करता है। यह पूर्ण अधिकार है कि जिसका उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान है। हमारा अगला प्रश्न है कि
घरों में उपयोग होने वाले सिरके में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों सिरके में मुख्य रूप से एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सिरके में लगभग 4 से 8% तक एसिटिक अम्ल होता है। नींबू संतरे में साइट्रिक अम्ल, खट्टे में दूध दही में लैक्टिक अम्ल और लाल चींटी में डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। ये सभी बातें आपको याद रखनी है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों औषधि अनुसंधान संस्था लखनऊ में स्थित है। लाख रुपया में औषधि मिलेगा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि CDRI लखनऊ में स्थित है। इसके अलावा केंद्रीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्था और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था भी लखनऊ में स्थित है। विश्व भी और वनस्पति भी लखनऊ में है। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जिसमें बादल, आंधी और बारिश जैसी सभी मौसम संबंधित घटनाएं होती है? तो दोस्तों यह है क्षोभ मंडल। दोस्तों 40 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत हुए हैं ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक भी करते चलेंगे। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे पहली और घनी परत है। मौसम की सारी हलचल इसी में होती है। इसके ऊपर समताप मंडल होता है जहां तापमान समान रहता है और हवाई जहाज उड़ने के लिए यह बेस्ट माना जाता है। इसी में ओजोन परत भी पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि पुलिस थानों में दर्ज होने वाली FIR का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है और यह दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत दर्ज की जाती है? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म जो है यह है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और धारा 154 के तहत यह दर्ज की जाती है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि साहित्य के क्षेत्र में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों यह थे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में उनकी प्रसिद्ध काव्य रचना गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्होंने भी भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय और GDP का आधिकारिक आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो दोस्तों उस संस्था का नाम है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पहले यह काम केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता था, लेकिन अब सांख्यिकी और कार्यालय कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत आने वाला राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय देश में राष्ट्रीय आय और GDP के आंकड़ों को जारी करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है जिसके महान कलाकार पंडित बिरजू महाराज थे? तो दोस्तों पंडित बिरजू महाराज जी जो थे यह कथक डांस करते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कथक उत्तर प्रदेश और गौरवशाली शास्त्रीय नृत्य है। इसमें कथा को नृत्य के माध्यम से कहा जाता है। लखनऊ और बनारस घराना इसके दो मुख्य घराने हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के लिए और कथकली केरल के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारत के इतिहास में वर्ष 1973 में बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त यानी कि जमींदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों यह किया गया था शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगान वसूलने के लिए जमींदारों के साथ हमेशा के लिए एक समझौता किया जिसे अस्थायी बंदोबस्त कहा गया। कॉर्नवालिस को ही भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश देता है? तो दोस्तों यह देता है अनुच्छेद 50। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि
अनुच्छेद 50 कहता है कि लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका की दखल अंदाजी से अलग रखा जाना चाहिए ताकि न्याय निष्पक्ष हो सके। नोट, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन और अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता यूसीसी का जिक्र है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है कि इंसानों में होने वाला मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है और इसका वाहक कौन सा मच्छर है? तो यह प्लाज्मोडियम के कारण होता है और मादा एनप्लीज मच्छर के कारण होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नाम के एक प्रोटोजोआ परजीवी से होता है। जब संक्रमित मादा एनफ्लीज मच्छर किसी व्यक्ति को काटती है तो यह परजीवी ब्लड में फैलकर सीधे लीवर और लाल रक्त कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि साइबर सुरक्षा में DDoS का हमले का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि किसी वेबसाइट या सर्वर पर फर्जी ट्रैफिक की बाढ़ लाकर उसे पूरी तरह से क्रैश या ठप कर देना। हमारा इस प्रश्न का भी आपका व्याख्या है कि इसमें हैकर्स कई सारे कंप्यूटर जिन्हें बॉटनेट कहते हैं का उपयोग करके एक साथ किसी बैंक या सरकारी वेबसाइट पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक भेज देते हैं कि सर्वर लोड नहीं संभाल पाता और आम जनता के लिए वेबसाइट बंद हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो दोस्तों यह साक्षरता दर सबसे अधिक दर्ज की गई है गौतम बुद्ध नगर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 2011 की जनगणना के मुताबिक गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा 80.12% थी। इसके बाद कानपुर नगर का नंबर आता है। वहीं सबसे कम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है। हमारा अगला प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी जैसी घटनाएं रोकने और पर्यावरण को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों यह अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत भारत सरकार ने वर्ष 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पास किया। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा, सुधार और इंसानों, पौधों व संपत्ति को खतरे से बचाना था। तो दोस्तों यहीं पे हमारा इस सेट का 50 क्वेश्चन पूरा हो जाता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।